हाय दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मशीन का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर हमारे सिलेबस का ना, मशीन्स के सिलेबस का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है। इवन ये कह सकते हो लेंथ वाइज अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ा चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मर है। बाकी सारे चैप्टर इससे छोटे होते हैं, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन रिलेटिवली एनी अदर मशीन से आसान होते हैं। तो फिर ये बड़ा चैप्टर किस बेसिस पे है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स इसके अंदर काफी ज्यादा हैं और पर टॉपिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो रिलेटिवली इजी बनते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको फोकस क्या रखना है कि डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल सीखना है और हर टॉपिक के न्यूमेरिकल को कैसे क्रैक किया जाएगा, इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अगर मशीन के न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनानी है ना, तो हर कैटेगरी का न्यूमेरिकल आपको परफेक्ट करना होगा वन बाय वन। और ऐसा कभी मत सोचना कि अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी वीक रह जाती है तो अदर कैटेगरीज आप कवर नहीं कर सकते। हर बार एक कैटेगरी को, एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को हमेशा एक नए सिरे से स्टार्ट करो। हर बार उसको एक न्यू बिगनिंग की तरह देखो और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। पीछे क्या पड़ा है, उसमें से कितना याद है कितना नहीं, इस पे वो डिपेंड नहीं करता। हर तरह के न्यूमेरिकल को ट्राई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं मशीन की बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, तो ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि ट्रांसफॉर्मर का हर पार्ट कैसा होता है, क्या वर्किंग होती है और क्यों उस तरीके से वो बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करता हूं। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड के अंदर आता है वो ये कि ट्रांसफॉर्मर होती क्या चीज है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है। कहां ट्रांसफर करती है? सोर्स से लोड में। अब सोर्स से लोड में अगर एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो तो डायरेक्टली भी हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज के लेवल को और करंट के लेवल को चेंज कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, while transferring the energy from source to load, but at the same time ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। ये सिर्फ क्या बदल सकता है, वोल्टेज या करंट, बट नॉट फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला पॉइंट लिखना, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which transfer electrical energy, transformer is a device which transfer electrical energy from source to load by changing voltage and current level, by changing voltage and current level without any change in frequency, without any change in frequency। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर के दोनों ही तरफ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहेगी। चेंज क्या होगा, बस वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारी दो वाइंडिंग्स होंगी। ठीक है, पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। दो वाइंडिंग्स होंगी, दो वाइंडिंग का मतलब दो कॉइल होंगी। कॉइल तो समझते हो ना, टर्न्स को जब इकट्ठा कर देते हैं तो कॉइल बोलते हैं। तो दो कॉइल होंगी। अब एक कॉइल जुड़ेगी सोर्स से और दूसरी कॉइल जुड़ेगी लोड से। जो कॉइल सोर्स से जुड़ती है उसे बोलते हैं प्राइमरी, जो लोड से जुड़ती है उसे कहते हैं सेकेंडरी। तो ये वाला पॉइंट लिखना, द वाइंडिंग विच रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई, the winding which receives energy from the supply is called as primary winding, and the winding which delivers energy to the load
which delivers energy to the load is called as secondary winding, is called as secondary winding. अब देखो एनर्जी हमें फ्लो कराना है प्राइमरी से सेकेंडरी, बट इन दोनों वाइंडिंग को किसी भी एक वायर से जोड़ा नहीं जाता। यानी मैं ये कहूंगा कि एनर्जी फ्लो करेगी एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग, बट करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, करंट फ्लो के बिना अगर एनर्जी फ्लो करती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब जो लोग भी बिगिनर हैं, सुनकर के थोड़ा अजीब लगता है यार बिना करंट के एनर्जी कैसे चली गई। तो एनर्जी जाती है बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक कपलिंग। देखो अब क्या होता है, जब मैं कपलिंग की ही बात करता हूं, कपलिंग का मतलब है किन्हीं दो चीजों को जोड़ा जाना। कपल करना माने जोड़ना। कपलिंग हम लोग तीन तरह की देखते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, और भी हो सकते हैं जैसे कि देखो थर्मल भी हो सकती है, बट अपने कोर्स के लिए इतनी सफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रिकल कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जब करंट फ्लो करे, करंट फ्लोज, जब किसी भी दो हिस्सों के बीच में करंट फ्लो करता है तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकली कपल्ड। मैकेनिकल कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लो करे दो पार्ट्स के बीच में। सॉरी, मैकेनिकल कपलिंग है, मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फ्लो करे दोनों पार्ट्स के बीच में। मैकेनिकल कपलिंग का मतलब होता है फिजिकल कनेक्शन। जैसे मान लो एक एग्जांपल लें, अगर मान लो हम एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, कार की बात करते हैं, कार के जो दोनों टायर होते हैं वो एक एक्सल से जुड़े होते हैं। तो वो दोनों टायर जब फिजिकली आपस में कनेक्टेड हैं और एक साथ घूम रहे हैं तो दे आर सेड टू बी मैकेनिकली कपल्ड। तो ज्यादातर मैकेनिकल कपलिंग की जो बात आती है ना, वो रोटेटिंग मशीन में आती है। जब रोटेटिंग मशीन दो मशीन के पार्ट साथ में रोटेट करेंगे तब उसे बोलते हैं मैकेनिकल कपलिंग, जब दोनों को जोड़ दे और साथ साथ घूमे वो। ठीक है, अब जैसे देखो पंखा होता है कमरे के अंदर, पंखे की मोटर और पंखे के ब्लेड ये साथ में घूमते हैं तो इसको बोलोगे मैकेनिकल कपलिंग। और मैग्नेटिक कपलिंग होती है हमारी ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जहां दोनों वाइंडिंग में आपस में कोई करंट का ट्रांसफर नहीं होगा, बट दोनों वाइंडिंग के बीच में फ्लो क्या करेगा, फ्लक्स कह दो या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इसका एक पॉइंट और लिखो, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग are coupled by means of magnetic field, and it allows energy transfer, in either direction, that is HV to LV, और LV to HV। अब देखो मैंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है कि एनर्जी तो ट्रांसफर करनी है सोर्स से लोड, बट एट द सेम टाइम वोल्टेज का लेवल चेंज करना है। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखो हमेशा दो वोल्टेजेस होती हैं, एक होती है हाई वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज, दैट इज HV, एक होती है लो वोल्टेज, कम वोल्टेज, यानी कि LV। तो अब देखो आगे आगे क्या होता है, जैसे जैसे हम मशीन में पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर कवर करते हैं, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी भूल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे वाइंडिंग के इन टर्म्स ऑफ HV एंड LV। ठीक है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के बारे में बात करनी है, कभी भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलोगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें सोर्स जहां लगाना है, तुम चाहो तो LV पे लगा लो, चाहे तो HV पे लगा लो। जहां भी सोर्स लगाओगे वो है प्राइमरी, और जहां लोड लगाओगे वो है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कभी फिक्स नहीं होता, फिक्स क्या होता है हमेशा
हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। ठीक है, तो जहां ज्यादा, अभी आगे देखेंगे, जहां ज्यादा टर्न्स होते हैं वो हाई वोल्टेज, जहां कम टर्न्स होते हैं वो लो वोल्टेज। अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी सोर्स और लोड कैसे जोड़ना है। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग of a transformer, primary and secondary winding of a transformer is not fixed, but HV and LV side, but HV and LV side is always fixed. HV and LV side is always fixed. ये बात क्लियर हुआ। अगला पॉइंट लिखना, when source is on LV side, when source is on LV side and load on HV side, source is on LV side and load on HV side, it is called step up transformer. It is called step up transformer. And if source is on HV side, source is on HV side and load on LV side, it is called step down transformer. It is called step down transformer. यानी जो ट्रांसफॉर्मर सोर्स से लोड जाते हुए वोल्टेज बढ़ा दे वो स्टेप अप, और जो वोल्टेज गिरा दे वो स्टेप डाउन। ठीक है, तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर को हम लोग बोलते हैं कि एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी ये मूव नहीं करता, ये एक ही जगह स्थिर है। अगर ये मूव नहीं करता तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं। अब जब मूविंग कोई चीज होती है तो उसको फ्रिक्शन ऑफर होता है ना। अब जब फ्रिक्शन ऑफर होता है तो देयर इज अ एनर्जी लॉस। जैसे ऐसा सोचो, जब हम चलते हैं, आप 1 किलोमीटर चलोगे, 2 किलोमीटर चलोगे, थक जाओगे। क्यों थक रहे हो? क्योंकि जब फ्रिक्शन आपको ऑफर हो रहा है सरफेस से तो आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो सेम वे में जिस किसी मशीन में कोई मूविंग पार्ट होता है तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस आता है, और जब यहां कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं तो वो एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसी वजह से सभी मशीन में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की होती है। तो अगला पॉइंट ये लिखना, ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर is a static device, which means it has no moving parts, and hence it has highest efficiency, ठीक है। तो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सभी मशीन में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, तो दैट इज योर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ये बात समझ आई ट्रांसफॉर्मर का बेसिक जो चीजें हैं कि ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कह सकते हो या एचवी एलवी। प्राइमरी सेकेंडरी कभी भी फिक्स नहीं होता, एचवी एलवी फिक्स होता है। जिस तरफ सोर्स लगा वो प्राइमरी, जिस तरफ लोड लगा वो सेकेंडरी। और ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा, वहां एक्चुअल करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब देखो, जब पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में किसी भी पावर प्लांट के अंदर जनरेटर होते हैं। पावर प्लांट क्या है? जो पावर जनरेट करे। मान लो इसने पावर जनरेट करी, अब पावर प्लांट ने जो भी पावर जनरेट करी है वो हमारे घर तक आनी चाहिए। वो आती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, वायर्स के थ्रू, दैट इज योर ट्रांसमिशन लाइन। बट ट्रांसमिशन लाइन से पहले ये जनरेटर के साथ एक लगता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और फिर लगती है आगे ट्रांसमिशन लाइन। मैं ऐसे बोल देता हूं ट्रांसमिशन नेटवर्क।
जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूटर, सब कुछ मान लो ट्रांसमिशन नेटवर्क। ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसे कहते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर, जो जनरेटर के जस्ट बाद लगता है। तो पहला एप्लीकेशन क्या हुआ? टू स्टेप अप द वोल्टेज ऑफ जनरेटर बिफोर ट्रांसमिशन। तो पहला पॉइंट ये लिखना, इट स्टेप्स अप द वोल्टेज, it steps up the voltage at the output of generator, it steps up the voltage at the output of generator before transmission, before transmission। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो उससे पहले स्टेप डाउन करना होता है और उस ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो अगला पॉइंट लिखना, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर टू द लोड, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर टू द लोड। ठीक है, अब ये तो बात हुई पावर सिस्टम में इसकी जगह कहां पे है। अब इसका यूज कम्युनिकेशन के अंदर भी होता है। तो अगला पॉइंट लिखना, इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट्स आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन, ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट्स आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन टू फर्स्ट स्टेज, टू फर्स्ट स्टेज ऑफ amplifier, to first stage of amplifier। ठीक है, देखो क्या होता है, माइक्रोफोन क्या है, जैसे ही मैंने गले पे माइक लगा रखा है, जो भी चीज मैं बोल रहा हूं वो ये सेंस कर रहा है, ये सेंस करके क्या कर रहा है, उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ये जनरेट करेगा वो बहुत छोटा होगा, इसीलिए उसको एम्पलीफाई करना जरूरी है। तो माइक और एम्पलीफायर के बीच में लगता है एक ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें कि ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, माइक और एम्पलीफायर को जोड़ रहा है। अब ऐसा मत सोचना कि ट्रांसफॉर्मर अगर स्टेप अप कर दे वोल्टेज को तो इसे एम्पलीफायर बोलोगे। एम्पलीफायर एक्चुअल में सिग्नल की पावर बढ़ाता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव डिवाइस है, ये पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो अगर ये वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम कर देगा, और करंट बढ़ाएगा तो वोल्टेज कम कर देगा, बट पावर नहीं बढ़ा पाएगा। एम्पलीफायर क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों को इंक्रीज कर देता है। तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट वर्क एज एम्पलीफायर। ठीक है, ये वाला मैं अभी एक क्वेश्चन की तरह लिखा दूंगा, एक काम करो, अगला एप्लीकेशन लिखो, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट transformer is used, transformer is used for impedance matching, for impedance matching। अब ये impedance matching क्या होती है, जैसे नेटवर्क में पढ़ते हो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, वहां कहते हो कि ZL इक्वल टू ZTH कॉन्जुगेट, इस पे मैक्सिमम पावर आती है, इसी को बोलते हैं इंपिडेंस मैचिंग। यानी जब इंटरनल और लोड इंपिडेंस दोनों मैच हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं, तब कहा जाता है इंपिडेंस मैचिंग, एंड इट इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मेरी ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब लास्ट लिखो, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड for pulse gate triggering, for pulse gate triggering। तो देखो जब हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करेंगे ना, तब देखेंगे पल्स गेट ट्रिगरिंग क्या होती है। वहां हम ये बोल देते हैं कि SCR का जो गेट टर्मिनल है और जो फायरिंग सर्किट है, उन्हें आइसोलेट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाया जा रहा है। देखो हर बार ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन ही करे। मैंने बोला ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग आपस में कनेक्टेड नहीं होती, उनके बीच में क्या होती है, बस एक मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम ये बोल देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को आइसोलेट करने के लिए भी ट्रांसफॉर्मर यूज होता है।
कभी भी सर्किट के दो हिस्सों को आइसोलेट करना है तो एक तरीका होता है बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो चाहे तो इसके नीचे एक पॉइंट ये भी लिख लेना, ट्रांसफॉर्मर कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ट्रांसफॉर्मर कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू आइसोलेट two systems, to isolate two systems and not necessarily step up or step down the voltage, step up or step down the voltage। ठीक है, जैसा मैंने बोला था अगला एक क्वेश्चन बना के लिख लो, why transformer cannot work as amplifier, why transformer cannot work as amplifier। अब जैसा मैंने बताया एम्पलीफायर का काम होता है सिग्नल की पावर को बढ़ाना, लेकिन देखो हम तो ये कहते हैं कि पावर तो कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, ना पावर जनरेट हो सकती ना पावर डिसिपेट हो सकती, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो एम्पलीफायर देखो क्या करता है, जो डीसी बायसिंग लगाते हो उससे एनर्जी लेकर के एसी इनपुट को एनर्जी दे देता है, तो हमें लगता है सिग्नल की पावर बढ़ गई, बट वो एक्स्ट्रा पावर आई कहां, डीसी बायसिंग से। ट्रांसफॉर्मर में ऐसी कोई बायसिंग नहीं होती, ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव डिवाइस है, तो इट कैन नॉट इंक्रीज द पावर। तो इसमें लिखना ट्रांसफॉर्मर इज अ पैसिव डिवाइस, transformer is a passive device, so it cannot increase power of a signal, and if it increases voltage, it reduces current and vice versa, so it cannot work as amplifier, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज बढ़ा दी तो पावर बढ़ा दी, जब ये वोल्टेज बढ़ाएगा ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो ये करंट भी कम करेगा, और वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को ये इंक्रीज नहीं कर सकता। मेरी बात क्लियर हुई? एम्पलीफायर कैसे काम करता है इसका अभी हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब एनालॉग के अंदर कवर होगा, तो अभी इस बात पे ज्यादा ध्यान मत देना कि एम्पलीफायर डीसी बायसिंग से एनर्जी लेके एसी सिग्नल को दे देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब नोट्स बनाते हैं तो वो हर वो बात लिख लेते हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारी बातें सिर्फ समझने के लिए होती हैं जिनका सब्जेक्ट से अभी हमारे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हर छोटी बात को कवर करने की कोशिश करोगे ना तो अपने लिए सब्जेक्ट बहुत बल्कि कर लोगे। तो ये सब पॉइंट मत लिखा करो, जो भी पॉइंट नोट डाउन करने का होगा वो मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगा, तो सिर्फ उतना ही नोट डाउन करना। ठीक है, अदरवाइज नोट्स के अंदर बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। मेरी बात क्लियर हुई? तो एम्पलीफायर एनालॉग के अंदर कवर किया जाता है, तो उसको अभी रहने दो, अभी बस इतना समझो एम्पलीफायर एनर्जी बढ़ा सकता है बट ट्रांसफॉर्मर एनर्जी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज और वो कहां यूज होता है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो हमारे आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव था, दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो अब मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि भाई ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसा है और बनाया कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक किसी मशीन का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ लोगे ना उसकी वर्किंग की बात नहीं कर सकते हो। अब देखो ट्रांसफॉर्मर सबसे सिंपल मशीन है, सबसे आसान किसी मशीन या सबसे कम पार्ट्स किसी मशीन में हैं तो वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा दो पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है कोर और दूसरा पार्ट होता है वाइंडिंग। ठीक है, कोर का मतलब हुआ वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है, और वाइंडिंग वो कॉइल होगी जो उस कोर के ऊपर या उस मटेरियल के ऊपर लिपटी हुई होगी या वाउंड होगी। तो पहला पॉइंट ये लिखना, कंस्ट्रक्शन में
transformer consists of primary and secondary winding wound around a ferromagnetic core, ठीक बात है। तो अब देखो, अगर मैं इसका सिंपल सा डायग्राम बना दूं एक बहुत बेसिक ट्रांसफॉर्मर का, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा। यूजुअली ऐसा दिखा देते हैं, देखो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे ना पोलैरिटी निकालने वाले। इस तरह से दिखा देते हैं, बस होता अलग है कंस्ट्रक्शन, धीरे धीरे हम देखेंगे। तो ये जो स्क्वायर मटेरियल मैंने बनाया ना, ये कोर है, और ये जो वायर लिपटी हुई है ये है वाइंडिंग। ठीक है, जिस पे सोर्स लगा दोगे वो प्राइमरी वाइंडिंग, और जिस पे लोड जोड़ दोगे वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो क्या होता है, ऐसा मत सोचना डायरेक्टली ये वायर लपेट दी गई है हमारी ट्रांसफॉर्मर के कोर पे या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एक आयरन है, आयरन तो करंट कंडक्ट कर सकता है। अगर आयरन पे डायरेक्टली तार लपेट दोगे तो उसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। इसीलिए जो वाइंडिंग है और ये जो कोर है इसके बीच में इंसुलेशन देना जरूरी होता है। तो अगला पॉइंट लिखना, द वाइंडिंग एंड द कोर आर सेपरेटेड by insulation। मेरी ये बात क्लियर हुई। अब देखो, मेनली जब हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन की तो हमें दो ही चीजों पे ध्यान देना है, एक तो कोर और एक वाइंडिंग। इसके अलावा अदर पार्ट्स जो होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट मेनली किस पे ध्यान देना है, कोर और वाइंडिंग पे। इसमें भी अगर मैं लंबी बात करूं कि लंबी कंस्ट्रक्शन किसकी है, वो है कोर की। तो हम सबसे पहले आज कोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोर को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं कोर से स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखो कोर में क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल की। तो फर्स्ट लिख लेना, द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कोर, should have following properties. First, high permeability and low reluctance. देखो रिलक्टेंस जो होती है वो L/μ होती है ना, हमने मैग्नेटिक सर्किट में देखा था। तो परमिएबिलिटी हाई कर दोगे तो रिलक्टेंस कम हो जाएगी। अब ये रिलक्टेंस कम क्यों चाहते हो, एक चीज सोचो, ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी फ्लो करने वाली है प्राइमरी से सेकेंडरी, वो किस वे में जाने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में या फ्लक्स की फॉर्म में। अगर तुम्हें एक्चुअल में फ्लक्स फ्लो करवाना है तो तुम ये चाहोगे कि फ्लक्स को मिलने वाला अपोजिशन मिनिमम रहे। अगर फ्लक्स को मिलने वाला अपोजिशन मिनिमम हो तो रिलक्टेंस मिनिमम, और इसके मतलब परमिएबिलिटी मैक्सिमम। और परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सिलिकॉन स्टील। तो अगला पॉइंट लिखना, जनरली द कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील और मोर स्पेसिफिकली CRGO स्टील। मैंने CRGO स्टील बताया था ना, CRGO स्टील में हमने क्या किया था,
स्टील के ऊपर रोलर चला दिया था, जिस कारण से जिस डायरेक्शन में रोलर चलाया था उस डायरेक्शन में परमिएबिलिटी बढ़ गई थी। ठीक है, तो दैट इज जनरली CRGO स्टील। अब CRGO स्टील क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी होती है हाई। तो इसके नीचे लिख भी लेना सब पॉइंट बना के, एक दो इसके नीचे छोटे पॉइंट लिख लेना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, CRGO फेरोमैग्नेटिक है तो उसकी परमिएबिलिटी हाई होगी। और दूसरा लिख लेना लेस हिस्टेरेसिस लॉस, लेस हिस्टेरेसिस लॉस। तो CRGO स्टील का जो हिस्टेरेसिस लूप बनता है ना वो बहुत ही नैरो होता है, और लूप अगर नैरो होगा तो लॉसेस कम रहेंगे। लूप के साइज और लॉसेस का क्या रिलेशन है ये आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये मान लो लूप अगर नैरो होगा तो लॉसेस बहुत ही कम होंगे। अब इसके बाद लिख लेना, हेडिंग डाल लेना मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, कोर की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो मैग्नेटिक कोर। अब देखो क्या होता है, ये जो कोर होता है ना, ये लग रहा है हमें कि ऐसा होना चाहिए। देखो देख के कैसा लग रहा है, ये इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि ऐसा क्यूबॉइड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये ऐसा एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पतली पतली शीट से बनाया जाता है। ये जो पतली शीट्स होती हैं इन्हें बोलते हैं लैमिनेशन। ऐसा क्यों करते हैं ये भी अभी देखेंगे, बट ये ध्यान रखो, ऐसे सोचो जैसे एक डिस्क होती है, हम ऐसा कहते हैं ना कोई भी डिस्क है तो पतली पतली रिंग से बनी है, ऐसे कोई एक मोटा क्यूबॉइड है तो छोटे छोटे क्यूबॉइड को जोड़ करके भी बनाया जा सकता है। तो इसमें ये वाला पॉइंट लिखना, पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर ये पॉइंट लिखना, द कोर कंसिस्ट्स ऑफ thin silicon steel laminations, thin silicon steel laminations riveted together, riveted RIVETED, riveted माने साथ में कसा गया है, and having thickness 0.35 millimeter at 50 hertz, 0.35 millimeter at 50 hertz। अगर 50 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हो तो थिकनेस 0.35 मिलीमीटर रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो बात ये होती है कि लैमिनेशन क्यों बनाना पड़ा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया गया, उसका रीजन क्या है? मैंने तुम्हें एक लॉस बताया था पहले भी, एडी करंट लॉस। ये स्पेसिफिकली क्या होता है ये चीज हम आगे देखेंगे, अभी के लिए देखो इसका बस फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला पूरा हम डिराइव करके देखेंगे। अब यहां पे जो टी होता है ना, टी होता है थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। तो लैमिनेशन किस लिए बनाई जाती है? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। लेकिन लैमिनेशन बनाने से कम हुआ कैसे कंसेप्चुअली, उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। तो अगला पॉइंट ये लिखना, इफ वी रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, एडी करंट लॉस reduces। if we reduce thickness of lamination, eddy current loss reduces। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ऐसा कैसे आया ये फॉर्मूला ये आगे देखेंगे, एडी करंट क्या होते हैं वो भी हम आगे ही देखेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में इसके ऊपर सेक्शन है, इसमें डरने की बात नहीं है कि मुझे नहीं पता तो कैसे हो पाएगा।
अब ये फॉर्मूला देख के लगता है कि थिकनेस जितनी कम रहे उतना बेहतर है भाई, ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना, थिकनेस कम रखो, लेकिन जितनी पतली शीट मैन्युफैक्चर करोगे उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स लगेंगी, और ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स में अगर इसे बांट दोगे तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक चीज सोचो ना, पतली पतली शीट्स को अगर साथ में कस दिया जाए तो जितनी पतली शीट्स होंगी उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा इसके सेपरेट होने का, यानी ये बिखर ना जाए, ऐसे खुल ना जाए। या दूसरा रीजन ये भी होता है, देखो जब ज्यादा शीट्स दोगे ना तो शीट्स को जोड़ते समय गैप्स आ जाते हैं, तो ये कह सकते हो एयर गैप्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं अगर ज्यादा थिकनेस को रिड्यूस कर दें। अगर थिकनेस बहुत ही छोटी होगी तो क्या होगा, देयर विल बी एयर गैप्स, एयर गैप ज्यादा होगा। और ये चीज मैंने मैग्नेटिक सर्किट में प्रूव भी किया था कि जब कभी एयर गैप आ जाता है तो रिलक्टेंस बढ़ जाती है, जबकि हमारा मटेरियल कोर बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, लो रिलक्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बाद में लिखवाऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो, ज्यादा थिकनेस रिड्यूस करने से क्या नुकसान होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी, एयर गैप्स बढ़ने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ेगा, ये दो चीजें होंगी। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये जब लैमिनेशन बांटी है, पतली पतली लैमिनेशन बनाई है, शीट बनाई है, अगर इनको सीधे सीधे जोड़ दोगे तो शीट बनाने का कोई फायदा हुआ नहीं भाई। एक चीज सोचो ना, एक वायर ले लो 2 मीटर की, इसको 2 1-1 मीटर की वायर में बांट के फिर जोड़ दो, फिर फर्क क्या पड़ा, कोई फायदा हुआ इसको तोड़ने का, नहीं। फायदा तब होगा जब ये शीट्स आपस में कनेक्टेड ना रहें, और आपस में कनेक्शन तोड़ने के लिए बीच में दिया जाता है इंसुलेशन, ठीक है। मैं नहीं चाहता एक शीट से दूसरी शीट करंट फ्लो करे। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, यार अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि कोर में मैग्नेटिक फील्ड जाती है, और अभी मैंने अचानक से बोल दिया कि कोर में करंट ना रहे, या करंट एक शीट से दूसरी शीट ना जाए। जब करंट था ही नहीं तो कैसे जाएगा। तो हम जिस करंट की बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि एक शीट से दूसरी शीट ना जाए, वो है एडी करंट। ये एडी करंट आता कैसे, ये चीज हम पूरा डिराइव करेंगे, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, एडी करंट हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो, जो भी एडी करंट है वो एक शीट से दूसरी शीट में एंटर ना करे, उसके लिए बीच में क्या लगाते हो, इंसुलेशन। तो अगला पॉइंट ये लिखना, टू कट द पाथ ऑफ एडी करंट, टू कट द पाथ ऑफ एडी करंट into multiple smaller paths, to cut the path of eddy current into multiple smaller paths, the silicon steel laminations, the silicon steel laminations are separated by insulation, are separated by insulation such as मटेरियल के नाम लिखना, चाइना क्ले, जापान वार्निश, impregnated पेपर और ऑक्साइड पेंट। ये ऐसे 4 मटेरियल हैं जनरली जो बीच के इंसुलेशन बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली कोर कैसे बन रहा है, एक पतली सी शीट आएगी, फिर इंसुलेशन, फिर पतली सी शीट, फिर इंसुलेशन, फिर शीट, फिर इंसुलेशन। ऐसे शीट और इंसुलेशन को लगातार जोड़ करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे और उनको पेच से कस दिया जाता है, ठीक है। पेच से कस देते हैं, इसी को रिवेटिंग कहते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि टाइट कसना पड़ेगा, रिवेटिंग टाइट होनी चाहिए, क्योंकि बीच में एयर गैप रह गया तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगी। तो एक पॉइंट यही लिखो, द लैमिनेशंस ऑफ सिलिकॉन स्टील, द लैमिनेशंस ऑफ सिलिकॉन स्टील must be tightly riveted, must be tightly riveted, otherwise air gaps are introduced, otherwise air gaps are introduced which can increase reluctance, which can increase reluctance। अब देखो, अगर इसे काट के देखोगे यहां से
यानी इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए, ऐसे ऐसे कट करके देखोगे तो क्या दिखेगा, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, अगर काटते हैं तो इसमें हमें दिखेंगी पतली पतली शीट और उनके बीच में लगा लैमिनेशन। बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से ही जाना प्रेफर करेगी। तो देखो ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, ये है सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन, और ये जो बीच बीच में ब्लैक लाइंस हैं इनको मैं बोल देता हूं इंसुलेशन। पतली पतली इंसुलेशन दी गई है। अब जो फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी जाएगी लैमिनेशन के थ्रू या सिलिकॉन स्टील के थ्रू, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा एरिया ऑफर हो रहा है, तो तुम कहोगे भाई लैमिनेशन वाला एरिया। इंसुलेशन में से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा एरिया दिखता है, लैमिनेशन। तो उसे हम बोल देते हैं नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये वाला पॉइंट लिखना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफर्ड टू magnetic field or flux, the cross sectional area offered to magnetic field or flux is cross sectional area of silicon steel lamination, is cross sectional area of silicon steel lamination called as net cross section area, अगला पॉइंट, the total cross section area of lamination and insulation, is called gross cross section area, टोटल को बोलते हैं ग्रॉस और सिर्फ सिलिकॉन स्टील को बोलते हैं नेट। तो अब हम यहां बात कर लेते हैं स्टैकिंग फैक्टर। देखो पहला फॉर्मूला आ रहा है हमारे सिलेबस का, ट्रांसफॉर्मर का पहला फॉर्मूला है स्टैकिंग फैक्टर। ये होता है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी सिर्फ लैमिनेशन वाला, अपॉन ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है लैमिनेशन और इंसुलेशन वाला। तो ऊपर लैमिनेशन, नीचे लैमिनेशन प्लस इंसुलेशन, तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेस देन 1। ये अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर 0.9 चलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है स्टैकिंग फैक्टर। अब मैं कहूं फ्लक्स अगर मुझे निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कौन सा एरिया यूज होना चाहिए, नेट या ग्रॉस? तो हम कहेंगे नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लैमिनेशन से पास हो रही है और लैमिनेशन का एरिया कितना है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि जब फ्लक्स निकालते हैं तो B इंटू नेट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, B इंटू इसको AN लिख देते हैं, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया AN, और ग्रॉस लिखते तो AG, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर हुई, स्टैकिंग फैक्टर क्लियर है। अब ये बेसिक एक आइडिया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके कैसे कोर बनाया है। और मैंने एक और बात बताई थी जब मटेरियल की बात की थी कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर के लिए फेरो नहीं फेरी मैग्नेटिक का यूज करते हैं टू इंक्रीज रेजिस्टिविटी एंड रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। अब आगे जो है ना, हम ये 3 डायमेंशनल व्यू नहीं देखेंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मर में ड्रॉ करूंगा वो 2 डायमेंशन में करूंगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ कोर स्ट्रक्चर, कोर कितनी तरह का होता है, अब ये हमको देखना है, ठीक है। कोर बनेगा कैसे, अब ये क्लियर है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, पतली पतली शीट्स में डिवाइड करेंगे,
इंसुलेशन बीच में लगा के उसे साथ में कस दिया जाएगा। लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इस बारे में हमें बात करनी है। देखो अब क्या होता है, जब कोर स्ट्रक्चर की बात आती है ना, तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर देखे जाते हैं स्पेशली। एक होता है अपना कोर टाइप और दूसरा होता है शेल टाइप। तो दोनों ही मैं ड्रॉ करके बताता हूं किस तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, पहले कोर टाइप ड्रॉ करते हैं। अब देखो ज्यादातर जो कॉमन फिगर ट्रांसफॉर्मर का है ना, एक्चुअल में वो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है अपना। जो स्टैंडर्ड फिगर हम ड्रॉ करते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए, दैट इज योर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने क्या होता है, कोर पे सीधा वाइंडिंग कभी नहीं आती। कोर पे पहले क्या आता है, इंसुलेशन, फिर लगती है वाइंडिंग। अब वाइंडिंग देखो मैं रेक्टेंगल से शो कर रहा हूं, वाइंडिंग है वही, तार लिपटी हुई है, लेकिन देखो तार अगर इधर से अंदर जा रही है तो इधर से बाहर आ रही होगी, ऐसे लपेटा गया होगा ना। और ये कौन सी तार है, ये है एलवी। अब फिर से इंसुलेशन दोगे और इसी के ऊपर दूसरी तार लपेटोगे जो कि होगी हमारी एचवी। ये बात समझ आई? ऐसा मत सोचना एक वाइंडिंग लेफ्ट होती है तो एक वाइंडिंग राइट। इसमें पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है, फिर इंसुलेशन देके हाई वोल्टेज को। मैं मार्क भी कर देता हूं, बीच में जो गैप है दैट रिप्रेजेंट्स इंसुलेशन। इंसुलेशन नहीं दोगे तो दोनों वाइंडिंग आपस में टच हो जाएंगी ना, तो करंट फ्लो कर जाएगा, वो तो कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड भी क्या करोगे, दूसरी साइड भी ऐसे पहले इंसुलेशन देके पहले लगाओगे एलवी वाइंडिंग, और फिर से इंसुलेशन देके इसके ऊपर फिर से लगाया जाएगा एचवी। तो अंदर एलवी और बाहर एचवी। ये मेरी बात क्लियर हुई? अब इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे मान लो एलवी वाइंडिंग में मुझे 10 टर्न देने थे, तो 10 में से 5 टर्न लेफ्ट में दो और 5 टर्न राइट में। मान लो एचवी में 100 टर्न्स हैं, तो 50 लेफ्ट और 50 राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना डिवाइड कर दिए जाते हैं दोनों लिम्ब्स पे। ठीक है, आधे आधे टर्न्स आते हैं, लेकिन एक एक लिम्ब पे कभी भी एक एक वाइंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ हम शो कर देते हैं। जो ये मैंने जनरल डायग्राम बनाया था ना ट्रांसफॉर्मर का, वो सिर्फ दिखाने का तरीका है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर वैसे नहीं बनता है। अब अगर एक शेल टाइप की बात की जाए, तो शेल टाइप के अंदर क्या होता है, ऐसे दो विंडो होती हैं, इसमें बीच में एक खाली जगह है ना, इसको विंडो बोलते हैं। इसमें दो विंडो होती हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल होती है ना ब्रांच, इसको लिम्ब कहा जाता है। तो इसको कहोगे आउटर लिम्ब, उधर वाली भी आउटर, और ये सेंट्रल लिम्ब। सेंट्रल लिम्ब जो होती है ना वो मोटी होती है आउटर लिम्ब्स के मुकाबले। अगर इसका एरिया ए होता है तो बाकी का होता है a/2। ठीक है, ऐसे ही यहां पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है ए। अब इसमें जो वाइंडिंग होती है ना वो सारी सेंट्रल लिम्ब पे होती है बस। देखो कैसे, पहले ऐसा करो जैसे 2 टर्न्स दे दो एलवी वाइंडिंग के, 2 टर्न्स दे दो बस। ब्लू में मैं एलवी दिखा रहा हूं, ठीक है, यानी 2 बार वायर लपेट दो एलवी की। फिर एक काम करो 10 टर्न्स दे दो एचवी के, ये एचवी आ गई। फिर से क्या करो, फिर से 2 टर्न दे दो एलवी के,
2 टर्न बस एक नंबर है जो मैं रैंडमली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। फिर से 10 टर्न दे दो एचवी के, और फिर से 2 टर्न ले लेंगे एलवी के। ठीक है, इस तरह से पहले ऊपर एलवी बांधो, फिर नीचे एचवी, फिर से एलवी, फिर एचवी, फिर से एलवी। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसमें जो भी फ्लक्स बनता है, देखो इस ब्रांच से फ्लक्स बना, ये फ्लक्स 2 रास्ते से अपना क्लोज पाथ कंप्लीट करता है, 5/2, 5/2। और देखो आउटर लिम्स में जब फ्लक्स आधा रह गया, इसीलिए उसका एरिया भी हाफ रखा गया। सेंट्रल लिम्ब का फ्लक्स था 5, तो एरिया ए था। बाहर वाले लिम्स का फ्लक्स है 5/2, तो एरिया रखा a/2। यानी मैं फ्लक्स डेंसिटी को सेम रख रहा हूं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी विल ऑलवेज बी केप्ट सेम। और यहां बीच में क्या देना पड़ेगा, हमें ऐसे गैप देना पड़ेगा दोनों वाइंडिंग्स के बीच, वरना वो टच हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लेना कि कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अब वीडियो पॉज करके एक बार ड्रॉ कर लो, इसके बाद पॉइंट लिखना। इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स flows throughout the core, same amount of flux flows throughout the core, whereas in shell type transformer the flux gets divided in two parallel path। इसीलिए कोर टाइप को बोल सकते हो ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, और वो है पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो देखो इसका मैग्नेटिक सर्किट कैसे बनेगा, इसी के नीचे बना रहा हूं। सीरीज है, सबका एरिया सेम, परमिएबिलिटी सेम, तो एमएमएफ आ जाएगा, साथ में एक पूरी रिलक्टेंस आ जाएगी, एस भी लिख सकते हो, मैंने बताया था ना। यहां क्या होगा, एक एमएमएफ आएगा जो सेंट्रल लिम्ब पे है, फिर सेंट्रल लिम्ब की रिलक्टेंस मैं आर सेंट्रल कह देता हूं, फिर फ्लक्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, आउटर लिम्ब्स में ये आर आउटर रिलक्टेंस, और ये भी आर आउटर। ठीक है, तो ये हो गया एक पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तो ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसमें जो भी फ्लक्स रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, ऐसे पूरा। ऐसे पूरा फ्लक्स सेम रहेगा, ऐसा मत सोचना क्लॉकवाइज ही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट सब में फ्लक्स सेम आएगा 5। ये मेरी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंपैरिजन ऑफ कोर टाइप and shell type transformer, comparison of core type and shell type transformer। ठीक है, इसके अंदर पहला लिखना कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन वाइज क्या फर्क है। कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखोगे, कोर टाइप में वाइंडिंग के बीच में कोर है, ये रही वाइंडिंग के बीच में क्या है, कोर। शेल टाइप में क्या है, वाइंडिंग अंदर है, कोर बाहर है, और यहां वाइंडिंग बाहर है, कोर अंदर है। तो इसलिए ऐसा लिखो कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन के अंडर लिखना, इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग, whereas in shell type transformer winding is surrounded by core,
So the winding is easier to access. So the winding is easier to access in core type transformer. Winding is easier to access in core type transformer. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में नीचे दूसरा पॉइंट लिखो. The insulation requirement of core type transformer, insulation requirement of core type transformer is less as compared to shell type, is less as compared to shell type for same voltage rating, as compared to shell type for same voltage rating, because the turns are equally divided, because the turns are equally divided on two limbs. Turns are equally divided on two limbs. देखो क्या होता है ना, ये चीज हम आगे डेराइव करेंगे कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, वोल्टेज अगर नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स आधे आधे डिवाइड कर दिए तो वोल्टेज भी हाफ हाफ हो गई. और कितना इंसुलेशन लगाना पड़ता है वो हमेशा डिपेंड करता है वोल्टेज पे. तो अगर वोल्टेज सेम रखोगे तो इसमें दोनों लिंब पे आधी आधी वोल्टेज आएगी. यहां सारी वोल्टेज एक ही लिंब पे आने वाली है. जब कम कम वोल्टेज आएगी तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है. ठीक है, इंसुलेशन वोल्टेज पे क्यों डिपेंड करता है? मैंने एक फिनोमिना बताया था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का. उसमें मैंने बोला था जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ तो एक समय के बाद डाइपोल टूट जाता है, उसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है वोल्टेज बढ़ाने से, तो इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो एक वोल्टेज के बाद एक डाइपोल टूट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बात क्लियर हुई? ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे या पर्टिकुलर वोल्टेज पे, इसीलिए इंसुलेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज. ठीक है, ये मशीन के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया है. ये रीजन क्लियर है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज पे. अगला लिखना फोर्स. अगला लिखो फोर्स. अब देखो क्या होता है, अब यहां पे ध्यान से समझना. देखो अगर ये प्राइमरी का फ्लक्स है सपोज φ1, ब्लू वाली वाइंडिंग का LV का है, तो HV का फ्लक्स कैसे होगा? HV का फ्लक्स इससे उल्टा होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लेंज लॉ क्या कहता है, दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करेंगे. ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ये φ1 है LV का. LV का फ्लक्स कैसे निकाला? देखो LV में करंट इधर अंदर जा रहा है और लेफ्ट से बाहर आ रहा है. मैंने बताया था जब करंट सर्कुलर लूप में हो तो थंब से क्या आता है? फ्लक्स. तो ये रेड वाला फ्लक्स किसका है? LV का. HV का उल्टा होना चाहिए, नीचे आना चाहिए. नीचे कैसे आएगा? जब राइट से करंट बाहर आए. ठीक है, तुम अपने राइट हैंड साइड पे देखो, तुम्हारे राइट हैंड साइड से बाहर आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड से अंदर जाना चाहिए. तो राइट से बाहर आएगा तो इधर डॉट और इधर क्रॉस. दोबारा समझो, मैंने LV के डॉट और क्रॉस एज्यूम किए हैं तो उससे फ्लक्स बना अपवर्ड्स. LV में राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर. वहीं HV में फ्लक्स उल्टा होने के कारण राइट से बाहर और लेफ्ट से अंदर. अब ये दो कंडक्टर ऐसे हैं जो उल्टी डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, एक में क्रॉस एक में डॉट. तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव. रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, ऐसे इन दोनों में भी फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव. यानी दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं और इस टाइप का फोर्स जनरेट होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर. मेरी ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसमें लिखना इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ड्यू टू फ्लक्स अपोजिशन, in core type transformer due to flux opposition both the windings carry current in opposite directions. Both the windings carry
current in opposite direction and hence they repel each other and hence they repel each other. मैंने मैग्नेटिक फोर्स में बताया भी था, सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो रिपल्सिव फोर्स, तो दे रिपेल ईच अदर. अब अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो एलवी वाइंडिंग अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और एचवी वाइंडिंग बाहर जाने की कोशिश कर रही है. अब देखो एक चीज सोच के देखो, थोड़ा सा भी अगर विजुअलाइज करो, मुझे ये बताओ कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में से मैकेनिकली ज्यादा मजबूत है, जिसको तुम कहोगे जो गिर नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, ऐसा दोनों में से कौन सा है? ऐसा है शेल टाइप, क्योंकि इसके बाहर वाला जो कोर है ना, इससे इसको सपोर्ट मिला हुआ है. ठीक है, इसमें क्या है, वाइंडिंग्स ने कोर को घेरा हुआ है. अगर वाइंडिंग कोर पे फोर्स लगाएंगी तो कोर डैमेज हो सकता है, लेकिन इधर चारों तरफ कोर ही कोर है, तो यहां फोर्स का इफेक्ट कम देखा जाता है. यानी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ये फोर्स डोमिनेट करेगा, शेल टाइप में डोमिनेट नहीं करेगा. तो अगला पॉइंट लिखना, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर has more mechanical support. Shell type transformer has more mechanical support, so it is better protected against the force produced by the windings. ठीक है, अगला पॉइंट, in case of short circuit, the currents in the windings are very large, and hence these repulsive forces also become large. अगर पीछे जाके डेरिवेशन चेक करोगे ना, तो हमने ये भी देखा था, ये जो फोर्स आता है ये करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, I1 I2. तो अगर करंट लार्ज होगा तो फोर्स भी लार्ज आएगा. तो ऐसा डिजाइनिंग करना जो इस फोर्स को एक तरह से रोक पाए या इस फोर्स को झेल पाए. तो यही लिख लेना, डिजाइन शुड बी सच दैट the structure can handle such forces. अगला कंपैरिजन लिखो, लीकेज रिएक्टेंस. तीसरा पॉइंट, लीकेज रिएक्टेंस. अब लीकेज रिएक्टेंस की अगर बात करें, मैं आगे चल के बताऊंगा लीकेज रिएक्टेंस टर्म क्या है. अभी सिर्फ लीकेज फ्लक्स की बात करूं. लीकेज फ्लक्स क्या होता है? जो फ्लक्स एक वाइंडिंग को लिंक करे, दूसरी को नहीं. अब देखो एचवी में यहां डॉट दिखाया ना, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? देखो डॉट करंट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज. अब ये वाला जो फ्लक्स का हिस्सा है, ये एलवी तक नहीं पहुंच रहा ना, ये एयर से पास हो रहा है, तो दैट इज योर लीकेज. लेकिन देखो यहां क्या होगा, मान लो ये डॉट क्रॉस है, डॉट क्रॉस अपना फ्लक्स कैसे बनाएगा? इधर से क्रॉस है, इधर से डॉट है, तो ऐसे बनाएगा ना फ्लक्स. अब ये फ्लक्स तो एचवी से भी पास हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि लीकेज शेल टाइप के अंदर कम होता है. जो भी फ्लक्स एक वाइंडिंग बनाती है, वही फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग के बीच में से भी पास होता है. लेकिन यहां क्या होगा, जो बाहर वाली वाइंडिंग है उसके फ्लक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा जरूर रहेगा जो दूसरी वाइंडिंग से पास ना हो. जो वाइंडिंग बाहर है उसका कोर से डिस्टेंस भी बढ़ गया, कोर से डिस्टेंस बढ़ गया तो उसका लीकेज भी बढ़ जाएगा. मेरी बात क्लियर हुई? तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का लीकेज ज्यादा होता है, शेल टाइप का लीकेज कम होता है. तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर एक तरह से लीकेज के टर्म्स में प्रेफरेबल है. ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हुआ ना? तो इसमें लिखना, लीकेज फ्लक्स इज हायर इन केस
लीकेज फ्लक्स इज हायर इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, because the outer winding has certain magnetic field lines, because in outer winding certain magnetic field lines do not pass through core, certain magnetic field lines do not pass through core. तो जो भी फ्लक्स कोर के अलावा एयर से होके गुजर जाए ना, वही फ्लक्स है तुम्हारा लीकेज फ्लक्स. ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? लीकेज फ्लक्स कौन सा है? जो कोर में ना पहुंचे, जो कहां से निकल जाए? एयर से. और वो फ्लक्स इसके अंदर ज्यादा होगा क्योंकि जो वाइंडिंग बाहर है उसका कुछ फ्लक्स जरूर एयर से फ्लो करेगा. अब अगला लिखना रिपेयर. रिपेयर. अब मुझे स्ट्रक्चर देख के बताओ रिपेयरिंग किसकी आसान है? रिपेयरिंग आसान होगी कोर टाइप की, क्योंकि यहां वाइंडिंग इजीली देखी जा सकती है, वाइंडिंग इजीली एक्सेसिबल है. वाइंडिंग बाहर है ना, तो इसमें लिखना रिपेयरिंग इज इजियर, रिपेयरिंग इज इजियर फॉर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, फॉर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर because windings are accessible, because windings are accessible. ठीक है. लास्ट कंपैरिजन लिखो कूलिंग. कूलिंग देखो, जब ट्रांसफॉर्मर चलेगा तो गर्म भी होगा, गर्म होगा तो ठंडा करना बहुत जरूरी है. अब इसकी वाइंडिंग बाहर होने के कारण अपनी हीट को आसानी से रेडिएट कर देती हैं, तो यहां वाइंडिंग्स की कूलिंग आसान है और यहां वाइंडिंग्स की कूलिंग थोड़ी मुश्किल है. लेकिन यहां कोर है बाहर, तो कोर में जो गर्मी पैदा होगी, कोर अपनी गर्मी को इजीली छोड़ सकता है. यहां कोर अंदर है तो कोर अपनी गर्मी को इजीली रेडिएट नहीं कर पाएगा. गर्म दोनों ही चीजें होंगी, कोर भी और वाइंडिंग भी. वाइंडिंग बाहर है तो वाइंडिंग अपनी हीट रेडिएट कर देगी, कोर बाहर है तो कोर अपनी हीट रेडिएट कर देगा. तो इसमें लिखना इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, in core type transformer, winding surrounds the core. In core type transformer, winding surrounds the core, so it can easily radiate its heat, so it can easily radiate its heat to the atmosphere, to the atmosphere. But in shell type, winding is inside, but in shell type winding is inside, so it is difficult for winding to radiate the heat. It is difficult for winding to radiate the heat. Next point. Similarly, cooling of core is better in shell type transformer, ठीक है. आगे हम देखेंगे ज्यादातर जो कूलिंग होती है ना, वो ऑयल की मदद से की जाती है. ट्रांसफॉर्मर को जब टैंक में डालते हो, ठीक है, तो उस समय पे ऑयल भी डाला जाता है. वो ऑयल क्या करता है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखता है. ठीक है. अब देखो, इसको समराइज करने के लिए जितने भी डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं कोर टाइप और शेल टाइप के, एक टेबल बनाना 2 कॉलम की. ठीक है. एक कॉलम लिखना पहला कोर टाइप, दूसरा कॉलम शेल टाइप. एक टेबल बनाओ, 2 वर्टिकल कॉलम, पहला कोर टाइप और दूसरा शेल टाइप. एक एक करके पॉइंट नोट डाउन करते चलना. कोर टाइप में लिखना इजियर टू कंस्ट्रक्ट, शेल टाइप में मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट. अगला कोर टाइप लेस मैकेनिकल सपोर्ट, शेल टाइप मोर मैकेनिकल सपोर्ट.
इसमें मैंने बताया ना बाहर की तरफ कोर है तो मैकेनिकली ज्यादा स्टेबल है। अगला कोर टाइप, मोर लीकेज फ्लक्स, मोर लीकेज फ्लक्स। शेल टाइप, लेस लीकेज फ्लक्स, लेस लीकेज फ्लक्स। कोर टाइप, easier to repair, easier to repair. Shell type, difficult to repair, easier to repair. Shell type, difficult to repair. Core type, easier cooling, easier cooling. और shell type, lesser cooling, lesser cooling. वाइंडिंग्स की कूलिंग ज्यादा जरूरी होती है एज कंपेयर टू कोर। ठीक है। अगला कोर टाइप, हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन, हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन। शेल टाइप, लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन। अब हाई वोल्टेज क्यों बोला? कोर टाइप में टर्न्स जो हैं दो लिम्स पे डिवाइडेड हैं। जब दो लिम्स पे डिवाइडेड है तो ज्यादा टर्न्स ले सकते हो। अगर ज्यादा टर्न्स ले सकते हो तो ज्यादा वोल्टेज भी ली जा सकती है। मेरी बात क्लियर हुई? जब दोनों लिम्ब पे टर्न्स हैं तो ओवरऑल नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो सकते हैं। वोल्टेज ज्यादा है तो इसकी पावर भी ज्यादा। अगला कोर टाइप, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग, लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग। शेल टाइप, मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड, शेल टाइप मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ये अभी हमने देखा भी था। अगला कोर टाइप, मोर कॉपर रिक्वायर्ड, मोर कॉपर रिक्वायर्ड। शेल टाइप, लेस कॉपर रिक्वायर्ड। अब ये बात समझना, देखो क्या होता है, मान लो ये कोर है, इस पे एक वाइंडिंग लपेटी गई, उसके हर टर्न का कुछ रेडियस है या सरकमफेरेंस है। इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग लपेट रहे हो, जब इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग लपेटोगे उसका रेडियस ज्यादा रखोगे, उसकी सरकमफेरेंस ज्यादा होगी। उसकी सरकमफेरेंस जब ज्यादा होगी तो कॉपर की लेंथ ज्यादा लगेगी। और शेल टाइप में दो टर्न आए लो वोल्टेज के, फिर हाई वोल्टेज, एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग नहीं है। जब कभी एक के ऊपर दूसरी वाइंडिंग आएगी तो बाहर वाली वाइंडिंग का रेडियस ज्यादा होगा तो कॉपर भी ज्यादा यूज होगा। बात क्लियर हुई? क्यों? एक के ऊपर एक वाइंडिंग आने से कॉपर रिक्वायरमेंट बढ़ता है। लास्ट पॉइंट, कोर टाइप में वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर। शेल टाइप, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तो आज हमने देखो क्या क्या सीखा। पहला तो ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि क्या होता है। फिर मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में इसका एप्लीकेशन भी बताया। फिर एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंस हमने देखा। फिर हम आए कंस्ट्रक्शन हमने देखना स्टार्ट किया। तो इसमें हमने कोर के बारे में बात की, कोर के मटेरियल पे हमारा डिस्कशन हुआ। लैमिनेशंस के बारे में हमने देखा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया, दैट इज स्टैकिंग फैक्टर। फिर हमने देखा कोर टाइप और ये शेल टाइप। ठीक है, इनके डिफरेंसेस देखे। तो ओवरऑल जो टेबल है ना, टेबल थ्योरी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर डिफरेंस डिटेल में उतना रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी अगर टेबल का मोर और लेस आइडिया है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहां यूज हो रहा है तो सफिशिएंट है। अभी देखो कंस्ट्रक्शन हमने बस शुरू किया है, तो अगले वीडियो के अंदर ना हम इसी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे भी और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन के। तो कोशिश करते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्शन को वाइंड अप कर पाएं ताकि हम आगे बढ़ पाएं, जो कि ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, तो बाकी बातें कंस्ट्रक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।